अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाज़रीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। होशियार खबरदार, 15 लाख का सौदागर अपनी टीम के साथ फिर तैयार है और इस बार हमारे बीच में दरार डालने की एक कोशिश हो रही है। मुसलमान को अशराफ और पसमानदा के नाम पर बांटने की एक नई साजिश चल रही है पूरे हिंदुस्तान में, मगर जालिम को ये नहीं मालूम कि हम ये शेर अक्सर महफिलों में हर वक्त ज़्यादातर दोहराते हैं। जो शेर ये है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मगर फिर भी अभी कोशिश ये हो रही है कि मुसलमानों में बंदा और बंदा नवाज में किसी क़स्म से दरार डालने की एक कोशिश हो रही है। अगर ज़्यादा दूर नहीं, पिछले बल्कि जुलाई 2022 की ही बात है, जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैदराबाद आए थे, या हैदराबाद में जो बीजेपी की चिंतन बैठक हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि पसमानदा लोगों तक हमें अपनी रसाई बनाना चाहिए। पसमानदा से मुराद ये था कि पसमानदा मुसलमान। और आज मुसलमानों को ज़बानी तौर पे लुभाने की एक नई कोशिश शुरू हो गई है। इत्तेहाद की सफ़ों को तोड़ने की जो साजिश हो रही है, आज अगर देखेंगे तो हमारे बीच भी हमारे लोग भी इतने मासूम हो गए हैं जो आज अजीत डोवल को अजीत भाई या अमित शाह को अमित भाई और पता नहीं किस किस को भाई और किस किस को बहन बनाने की एक कोशिश में लगे हुए हैं। दानिश्वर हजरात ये कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने जिस तरह डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ पे अपनाई थी, उसी तरीके से ऐसा मालूम हो रहा है कि फिर से बीजेपी एक कोशिश कर रही है जहाँ पे अशराफ और पसमानदा को मिलाकर ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ अपनाने की एक कोशिश हो रही है। ज़ात पात का कोई चलन नहीं है इस्लाम में, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि हिंदुस्तान में यहाँ ज़ात के नाम पर मुस्लिम सफ़ों को तोड़ने की एक कोशिश हो रही है। शायद ज़ात पात का जो चक्कर है हिंदुइज़्म में, उससे तंग आकर बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों को इस्लाम को अपना लेने की बात कही थी। खैर ये बात अलग है कि बाद में वो खुद बुद्धिस्ट बन गए थे, लेकिन पेरियार ने भी तमिलनाडु में अगर देखा जाए तो पेरियार ने भी इसी ज़ात पात के चक्कर से बेजार परेशान होकर मुसलमानों को ये कहा था कि आप इस्लाम कबूल कर लो और मुसलमान बन जाओ। 80% मुसलमान पसमानदा हैं, ये ज़रूर बात है। अगर मुसलमानों में देखेंगे तो यकीनन मुसलमान पसमानदा हैं, लेकिन अगर यही पसमानदगी की बात करेंगे तो पसमानदगी को ही पैमाना बनाकर जो BCE के तहत 5% रिजर्वेशन दिया गया था, चैलेंज करने के बाद जो 4% हो गया, अगर उसी की ही हम बात करेंगे तो आज ये 4% रिजर्वेशन भी बीजेपी को चुभ रहा है। आप एक तरफ पसमानदगी की बात करें, पसमानदगी की दूर करने के लिए जो 4% रिजर्वेशन दिया गया था, उससे वो भी आपको चुभने लगा है। ये दोगलापन का जो मेयार है, ये बखूबी हम उसको समझ सकते हैं कि सियासी लोग कैसा दोगलापन करते हैं। ये और बात है कि तेलंगाना में 4% को भी बाज़ जगह पे ओहदेदारों की गलती ही सही, लेकिन 3% भी कर दिया गया है, या जो अहकामात जारी हो रहे हैं उसमें 3% की बात आई है। हिंदुस्तानियों को जो सौदागर है हिंदुस्तान का, वो अब तक जो 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, उनको सर से लेके पांव तक GST या गब्बर सिंह टैक्स लगाकर उसमें डुबा के छोड़ा है। अगर हम उसी पे नज़र डालेंगे तो बालों को लगाने वाला जो काला रंग होता है उस पर 20% GST है। जो सर से लेके पांव तक की बात है उसमें यह है कि डाई अगर आप लगाते हैं तो उस पर 20% GST आप अदा करना पड़ता है। अगर आप टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो उसको 5% GST लगता है। शेव करते हैं तो 5% GST लगता है। अगर परफ्यूम लगाते हैं तो उस पर 28% GST लगता है। फ़ोन तो हर हिंदुस्तानी के पास है, फ़ोन पर 18% GST है। बहरहाल कपड़े, जूते, अंडरवेयर, इन सब पे अगर हम बात करेंगे तो ख़ास तौर पे अंडरवेयर और जूतों की अगर बात करेंगे तो 18% GST उस पर लगता है। और अगर हम पैंट शर्ट की ही बात करेंगे या चावल दाल चावल की ही बात करेंगे तो उस पर 5% GST लगता है। इस पर से तवज्जो हटाने के लिए अब तक हिंदू मुसलमान करके पूरे हिंदुस्तान में एक किस्म से आप इतना तफरीक़ा, इतना जहर घोल दिए हैं कि पूरा माहौल जहर आलूदा हो गया है। कभी
यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, तो कभी एनआरसी की बात होती है। बहरहाल ऐसे नाम ले लेकर डराने की एक कोशिश हो रही है। इस साल अगर देखेंगे तो इलेक्शन होने जा रहा है, और इस इलेक्शन में सबसे बड़ा जो अप्रैल मई के महीने में इलेक्शन है वो है कर्नाटका का, सबसे बड़ी रियासत का इलेक्शन है। वरना तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हैं जो बिल्कुल छोटे रियासतें हैं। तो कर्नाटका के इलेक्शन में अगर देखेंगे तो कर्नाटक में भी इतना नाटक चल रहा है कि उस पर भी अगर देखेंगे तो अमित शाह साहब गए थे, कर्नाटका का दौरा करके आए, और ऐसा महसूस हो रहा है कि जनूबी हिंद की जो हिंदुत्व लेबोरेटरी है वो कर्नाटका को उस पर उतारने की एक कोशिश हो रही है। अगर हम ओल्ड मैसूर की, कर्नाटका को भी अगर हम तोड़ के बात करेंगे तो ओल्ड मैसूर डिस्ट्रिक्ट जो थी कर्नाटका में, उसमें तकरीबन 89 सीट्स है, टू बी प्रिसाइज 89 सीट्स वहाँ पे हैं। और उन सीट्स में इसमें बेंगलोर सिटी को भी शामिल किया जाता है, जिसमें बेंगलोर सिटी में 28 सीट्स हैं। तो ऐसे रीजन में अगर कौन सी पार्टी या किस तरह जीती थी अगर देखेंगे तो 2008 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें बीजेपी को 28 सीट ही मिले थे। 2018 के मई में जो इलेक्शन हुए थे उसमें 18 सीट आए थे, 10 सीट कम हो गए थे, जिसमें 18 सीट में भी 11 सीट सिर्फ बेंगलोर सिटी से ही इन्हें मिले थे। अब बेंगलुरु का या कर्नाटका का अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर भी काफ़ी अलग अलग किस्म का डोमिनेंस है। बेंगलोर से मैसूर तक की जो एरिया है उसमें देवागौड़ा या कुमारस्वामी, इनका जनता दल का काफ़ी असर है वहाँ पर। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इनकी गिरफ्त अपनी जगह है, लेकिन बेंगलोर में येडियुरप्पा ने जिस तरीके का अब फिलवक्त जो किरदार निभाया है, या येडियुरप्पा ने जो ये कहा है कि मैं आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, उसको लेकर काफ़ी हद तक बीजेपी में परेशानी है। कर्नाटका की जो कास्ट पॉलिटिक्स होती है उसमें अगर देखेंगे तो वोक्कलिगा और लिंगायत का बहुत ज़्यादा असर रहा है कर्नाटका पॉलिटिक्स पर। और अमित शाह का ये कहना कि जनता दल की जीत एटीएम की जीत होगी कर्नाटका में, और इस पर जो रद्द अमल कुमारस्वामी ने कहा है कि कुमारस्वामी ने ये कहा अपने बयान में कि अमित शाह, तुम देवेगौड़ा की पाँव के नाखून के बराबर भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अब कर्नाटका की पॉलिटिक्स काफ़ी हद तक एक किस्म से सस्पेंस उसमें बढ़ता चले जा रहा है। अगरचे कि ये ज़रूर कहा जा रहा है कि कर्नाटका में किसी की हुकूमत को अक्सरियत नहीं आएगी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा भी वहाँ से गुजरी है, और बीजेपी में जो इख्तलाफात हैं या जो अंदरूनी खलफशार है उससे ऐसा लग रहा है कि अब हालात वहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काफ़ी तंग हो गए हैं। इसीलिए फिर से हिंदू मुसलमान का नारा या यही तफरीक़ा डालने की जो कोशिश है बीजेपी की, कभी हिजाब के नाम पर, कभी बीफ बैन के नाम पर, या और बहरहाल किसी और चीज़ को लेकर इधर से उधर से। हुबली में अगर जाएंगे तो ईदगाह मैदान को लेकर परेशान कुछ ना कुछ बयानात आते रहते हैं। तो ये फिर से शहर आलूद माहौल या हिंदुत्व लेबोरेटरी के तौर पे कर्नाटका को इस्तेमाल करके जीतने की एक कोशिश हो रही है। अब 2023 के अप्रैल मई में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें यही मालूम होगा कि किस तरह यहाँ की पॉलिटिक्स हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स पे असरअंदाज होती है। इसलिए कि कर्नाटका में अगर हम देखेंगे तो करप्शन को लेकर या करप्शन की वजह से येडियुरप्पा को हटाना और येडियुरप्पा की नाराज़गी को कंट्रोल नहीं कर पाना बीजेपी के लिए कितना प्रॉब्लम दे हो सकता है। लेकिन वोक्कलिगा लीडर की अगर हम बात करेंगे तो बीजेपी में एक भी वोक्कलिगा लीडर वहाँ पे नहीं है। ये एक ही वोक्कलिगा लीडर क्या बीजेपी पार्टी में ना होना ही ऐसा लग रहा कि बीजेपी को खबर में उतारने के लिए यही एक काफ़ी हो सकता है। बस हमारे लोग समझदारी से अगर वोट देते हैं या हमारे वोटों को बांटने की जो साजिश हो रही है हर एतबार से, हर पार्टी एक दाव पेंच लगा के बैठी है। मैं समझता हूँ कि कर्नाटका के लोग बेहतर अंदाज में इसको समझ सकते हैं कि मुसलमान के नाम पे भी अगर कोई पार्टी आती है तो शायद इस मर्तबा समझदारी से वोट देना बहुत ज़रूरी होगा, वरना यही होगा जो यूपी में हुआ था उसी को रिपीट टेलीकास्ट यहाँ पे नहीं करना अगर है
और हंग असेंबली की जो बात है या जो पेशन गोई है उसको बिल्कुल उसके बरखिलाफ अगर रिज़ल्ट आना है तो एकजुट होकर अगर वोट पड़ते हैं कर्नाटका में, तो फिर मैं समझता हूँ कि कोई कर्नाटका में सेक्युलर गवर्नमेंट को आने से रोक नहीं सकता। कर्नाटका की तारीख ये भी रही है कि कभी भी 2 टर्म या हर टर्म के बाद पार्टी को चेंज किया जाता है, बदलती है, गवर्नमेंट बदलती है। सिर्फ 1978 में देवराज उर्स के टाइम पे ये हुआ था कि दोबारा सेकेंड टाइम फिर से वही पार्टी की गवर्नमेंट आई थी। मगर इस मर्तबा ऐसा लग रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट का तो जाना यकीनन तय ही नज़र आ रहा है। फिर भी देखते हैं कि किस करवट ये कर्नाटका की पॉलिटिक्स जाती है, इसलिए कि जो जहर फिलवक्त जो घोला गया है उस पर काबू पाना या उसको जोड़ना, कांग्रेस की राहुल गांधी की ये बयान कि मैं नफ़रतों के माहौल में मोहब्बत बांटता चला हूँ, ये किस हद तक असरअंदाज होता है। और इसके बाद कर्नाटका के बाद जो अगले 5 रियासतों के इलेक्शन हैं जो 2023 के आखिरी में होने वाले हैं, उस पर भी कौमी पॉलिटिक्स का क्या असर होता है ये हमारे को देखना ज़रूरी है। तो कर्नाटका के फिलवक्त कर्नाटका का या कर्नाटका के इंतखाबात बहुत अहम हैं, उसमें किस हद तक ये बात जाती है ये देखकर ही आगे की पॉलिटिक्स के बारे में बात हो सकती है। बहरहाल ये सब चीज़ें हैं, मुत्तहिदा तौर पे अगर हम वोट डालते हैं तो फिर एक नई शुरुआत की आगाज़ हो सकता है जनूबी हिंद से। बहरहाल इन सब बातों के साथ मैं समझता हूँ कि अपनी बात को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।